स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियोस ऑनलाइन टेस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सभी फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला है कूलम का नियम। कूलम का नियम हमें क्या बतलाता है कि यदि यहाँ पर दो आवेश रखे हैं तो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वह कितना होता है। तो कूलम का नियम यही बताता है कि दो आवेशों के बीच बल क्या होता है। तो दो आवेशों के बीच बल जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R² होता है। यानी दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल, दोनों ये जो आवेश Q1 है और ये जो आवेश Q2 है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 × Q2 और इसके बीच की दूरी मान लीजिए R है तो उसका स्क्वायर होता है। तो यही कूलम का नियम कहता है। तो कूलम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। फिर अगला फार्मूला है कि बहुल आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर कितना बल लगता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश है, फिर ये है Q2 आवेश, फिर ये Q3 आवेश, फिर ये Q4 आवेश। तो ये जो Q1 आवेश है, मान लीजिए Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण कितना बल लगेगा, Q4 आवेश के कारण कितना बल लगेगा, Q3 आवेश के कारण कितना बल। तो इसी को कहते हैं बहुल आवेशों के कारण, यानी अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कितना बल लगता है। तो Q1 आवेश पर जो बल लगेगा F बराबर सदिश F बराबर 1/4πε0 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में R12 के स्क्वायर, फिर प्लस Q1 Q3 बटा में R13 का स्क्वायर, फिर Q1 Qn बटा में R1n का स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 इसलिए है क्योंकि Q1 पर Q2 आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो है। फिर यहाँ पर Q1 Q3 का मतलब है Q3 के कारण Q1 पर कितना आवेश लग रहा है, और फिर यहाँ पर Qn के कारण यानी n आवेशों के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। और यहाँ पर R के साथ जो नीचे 1 और 2 लिखा है, यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि Q2 आवेश जो है वह Q1 आवेश से कितने दूरी पर है। फिर यहाँ पर Q3 जो आवेश है Q1 आवेश से कितने दूरी पर है। इसी तरह यहाँ पर n आवेश जो है वह Q1 आवेश से कितने दूरी पर हैं। तो बहुल आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में R12 के होल स्क्वायर, प्लस Q1 Q3 बटा में R13 का होल स्क्वायर, प्लस Q1 इंटू Qn बटा में R1 के होल स्क्वायर। फिर अगला फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं, फाई ई से। और फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है समाकलन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट प्रोडक्ट इंटू क्षेत्रफल होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल होता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपने देखा कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर समाकलन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल होता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। फिर अगला फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव का। विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो आवेशों की ऐसी व्यवस्था होती है जिनमें समान परिमाण के आवेश होते हैं किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है, यानी एक पर माइनस तो एक पर प्लस होती है, और इनके बीच की दूरी जो है वह 2l होती है। तो इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l होता है। वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला P बराबर Q इंटू 2l होता है। फिर अगला फार्मूला देखते हैं। तो फिर अगला फार्मूला है कि अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए द्विध्रुव हमने समझा कि एक -q और एक +q वाला ऐसी व्यवस्था होती है जिनके बीच की दूरी 2l होती है। तो मान लेते हैं कि एक -q आवेश है और एक +q आवेश है और इसके बीच की दूरी r है, और इसी अक्ष की दिशा में यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p बटा में R q, 1/4πε0 इंटू 2p बटा में R q फार्मूला होता है। तो यहीं पर पूछा गया है कि अक्ष पर स्थित, इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए, अक्ष पर स्थित बिंदु यानी बिंदु P जो है इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E बराबर 1/4πε0 2p बटा में R q होता है। फिर इसी तरह अगला है कि निरक्षीय या विषुवतीय तल
पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो निरक्षीय या विषुवतीय तल का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर x की दिशा में बिंदु P लिया था। अब हम लोग y की दिशा में यानी ऊपर की ओर कोई बिंदु P ले लेंगे और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एक E बराबर 1/4πε0 क्यू P बटा में R क्यू, 1/4πε0 P बटा में R क्यू होता है। अक्षीय स्थिति में 2P होता है और यहाँ पर केवल P होता है। तो आपने समझा कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो वैद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2P बटा में R क्यू, और निरक्षीय या विषुवतीय तल पर E बराबर 1/4πε0 P बटा में R क्यू होता है। फिर अगला फार्मूला हम लोग समझते हैं। अब अगला फार्मूला है यहाँ पर कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसका क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में R स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू बटा में R स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगला फार्मूला है कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है, यानी यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। तो इस द्विध्रुव पर जो बल युग्म आघूर्ण लगता है वह कितना होता है। तो इस द्विध्रुव पर जो बल लगता है वह टाउ बराबर सदिश P इंटू सदिश P क्रॉस सदिश E होता है। टाउ बराबर सदिश P क्रॉस सदिश E होता है, या इसको आप लिख सकते हैं PE साइन थीटा। यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। फिर अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब अगला फार्मूला है कि रेखीय आवेश वितरण का फार्मूला क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी छड़ है और इस पर प्लस चार्ज है, तो इसी को कहते हैं कि रेखीय आवेश वितरण, यानी एक सीधी रेखा पर एक समान रूप से जब आवेश वितरण हो जाता है तो इसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। और इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल, यानी रेखीय आवेश वितरण को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा में एल, यानी आवेश बटा में लंबाई, यानी इस लंबाई पर जितना आवेश वितरण हुआ है उसी को क्यू बटा में एल लिखे हैं, यानी लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल। फिर अगला फार्मूला है कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। तो जब आवेश जो है किसी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है तो इसे हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा में ए, यानी उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कितना आवेश फैला हुआ है वही है क्यू अपॉन में ए। तो पृष्ठीय आवेश वितरण का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए। फिर अगला है फॉर्मूला कि आयतन आवेश वितरण क्या है। आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो जब आवेश जो है किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से फैल जाता है तो इस वितरण को हम लोग आयतन आवेश वितरण कहते हैं, और आयतन आवेश वितरण को हम लोग रो से सूचित करते हैं। ये पी नहीं है, ये रो है। तो आयतन आवेश वितरण का फॉर्मूला होता है रो बराबर क्यू अपॉन में भी। फिर अगला फार्मूला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है सदिश E बराबर सदिश F बटा में क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट जो है यह एक परीक्षण आवेश होता है। क्यू नॉट परीक्षण आवेश होता है और परीक्षण आवेश पर प्लस चार्ज रहता है। परीक्षण आवेश पर कैसा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है सदिश E बराबर सदिश F बटा में क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला फार्मूला है गॉस का नियम, यानी गॉस के नियम का फार्मूला क्या होता है। तो गॉस के नियम का फार्मूला होता है फाई ई बटा में क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट गॉस का फार्मूला। तो गॉस के नियम का फार्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। फिर अगला फार्मूला है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ। तो ये बोल रहा है कि अनंत लंबाई, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक
छड़ है और इस पर प्लस चार्ज है, समान रूप से प्लस चार्ज वितरण है और इससे r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है r दूरी पर। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, यही ये फॉर्मूला पूछ रहा है। यानी अनंत लंबाई वाले आवेशित सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो यह एक अनंत लंबाई का सीधा चालक रॉड है और इसके कारण बिंदु P पर r दूरी पर जो बिंदु P है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा में r। E बराबर लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर इसको लिख सकते हैं E बराबर 2k लेमडा बटा में r, 2k लेमडा बटा में r, जहाँ पर आप k का मान भी रख सकते हैं। k का मान होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का मान होता है और 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 FM इनवर्स होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो चलिए फिर हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। फिर अगला फार्मूला है कि अनंत समतल आवेशित सतह के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अनंत समतल आवेशित सतह के कारण विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है। तो अनंत समतल आवेशित सतह का क्या मतलब हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक अनंत समतल जो है, एक अनंत समतल आवेशित सतह है और इस पर जो है प्लस चार्ज समान रूप से फैला हुआ है। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अनंत समतल आवेशित सतह के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला है कि आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो आवेशित खोखला गोला का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर मान लीजिए एक खोखला गोला है और इस पर समान रूप से प्लस चार्ज जो है इस पर वितरित हुआ है, यानी फैला हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेशित खोखला गोला के कारण जो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वह 0 होता है, यानी इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वह 0 होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। और इसके अंदर भी बात की जाए यहाँ पर अंदर, तो अंदर भी विद्युत क्षेत्र का मान जो है आवेशित खोखला गोला के कारण 0 होता है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होता है। फिर अगला लिखा गया है कि सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान, सतह पर मतलब ये जो सतह पर प्लस चार्ज जो है समान रूप से फैला हुआ है, तो इसी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वह होता है KQ बटा में r², KQ बटा में बड़ा r²। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वह अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैक्स। फिर अगला लिखा है कि बाहर, यानी बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, यानी इस खोखला गोला के कारण यहाँ पर बाहर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो खोखला गोला आवेश के कारण बाहर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान KQ बटा में छोटका r² का KQ बटा में छोटका r² फार्मूला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी फार्मूला समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।